जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम। आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ थिएटर ऑफ रिलेवेंस की तरफ से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी जी, साइली जी और कोमल जी। तो मैं आपका सब परिचय भी करवा देती हूँ, लेकिन इसके पहले आज हमारे बहुत ही करीबी मेरी तो एक यानी वो सभी पूरे आंदोलनों की एक बहुत करीबी दोस्त भी रही, बहुत बड़ी विचारक रही। अमेरिका से यहाँ आई और 78 में पूरे कोलोनाइजेशन वसाहतकालीन स्थिति में जिस तरीके से भारत में दूसरा स्वराज आंदोलन उभरा था, जो आंदोलन केवल स्वदेशी और स्वराज वाला नहीं था, तो वो कह रहा था कि इस देश में बहुत सारी चिकित्सा होनी जरूरी है और सामाजिक न्याय और परिवर्तन की लड़ाई होनी चाहिए। तो वो जो सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक रिबेल जो था, प्रतिरोध था, उसका पूरा का पूरा अकाउंट लिखने का और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को प्रकाशित करने का पहला श्रेय जाता है डॉक्टर प्रोफेसर गेल ऑम्वेट जी को। गेल ऑम्वेट जी की कितनी सारी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़े बगैर कोई भी आज इस देश का ही क्या, किसी भी समाजशास्त्र का हो, राज्य शास्त्र का हो, जेंडर स्टडीज का हो या विमेन स्टडीज के हो, किसी भी तरीके से कोई भी अभ्यासक हो, रिसर्च स्कॉलर हो, उनको गेल की किताबें पढ़े बगैर आगे वो जा ही नहीं सकते। इतनी किताबें उन्होंने लिखी। इतना ही नहीं तो वी विल स्मैश द प्रिजन, जिसको लेकर आज हम बात करने वाले, ऐसे कितने सारे अलग अलग तरीके के जेल महिलाओं के इर्द गिर्द है। ऐसे कहते हुए महिला आंदोलन के बारे में सबसे पहली किताब लिखने वाली वो भी गेल ऑम्वेट थी। इतना ही नहीं तो हमारे शरीर के बारे में परिचय करवाना, अवर बॉडीज अवर सेल्फ जैसी किताब अमेरिका से यहाँ लाकर सबको ये बताना, और उनके खुद के पति जब उन्होंने यहाँ चुने तो वो डॉक्टर भारत पाटणकर, वो खुद डॉक्टर, और ये गेल आई थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो रहते थे कासेगांव में, सांगली में। वहाँ पानी के मुद्दे, जंगल के मुद्दे, जमीन के मुद्दे, एकल महिलाओं के मुद्दे, ये सारे मुद्दे लेने का काम भी गेल ने किया। इतना ही नहीं तो सबके साथ आंदोलनों में भी शरीक होने का, इतना ही नहीं तो वाहरू सोनोने जैसे आदिवासी की कविता पूरे विश्व भर पहुंचाई, और उन्होंने वो व्यथा पहुंचाई कि शोषितों का नेतृत्व क्यों नहीं। जब आंदोलन खड़े रहते हैं, जब बड़े बड़े राजनेता भी तैयार होते हैं या बड़े नेता तैयार होते हैं, वो दुख आदिवासियों का दुख जो है आदिवासियों को सुनाते हैं, लेकिन आदिवासियों से नेतृत्व क्यों नहीं उभरता। इस तरीके के सवाल जिन्होंने पैदा किए, जिन्होंने निर्माण किए, ऐसे वाहरू के स्वर भी वेस्टर्न यानी पूरे के पूरे भारत से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक, इतना ही नहीं तो साउथ एशिया तक सब जगह पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर गेल ऑम्वेट जी को जाता है। गेल ऑम्वेट की तबीयत बहुत खराब थी। गए 3 साल से वो जूझ भी रही थी, लेकिन गए 2 महीने से तो और भी खराब होती गई। लेकिन आखिर तक उनका बहुत रुझान था। जितने हम लोग प्रतिरोध के स्वर, जैसे थिएटर ऑफ रिलेवेंस में आप लोग बोलते हो, उस तरीके से खुद गेल गिटार बजाती थी, खुद गीत गाती थी, पियानो बजाती थी, और ये सारे गीत प्रतिरोध के जो क्रांति गीत है, वो क्रांति गीत यहाँ लाने वाली भी एक हम कहेंगे कि आंदोलक दोस्त, एक कॉमरेड भी रही है। और पूरे सारे जन आंदोलनों के साथ जुड़कर उसका एक सपना था, वो था सीकिंग बेगमपुरा। जैसे कि संत रविदास का सपना था कि सब सारे धर्म जाति के लोग इकट्ठा आए। कितने सारे संतों का सपना इकट्ठा ये था, कोई सरहदें ना हो। तो वो दलित विजन लिखते लिखते आगे आते हुए, महिलाओं के बारे में लिखते लिखते आखिरी तक पहुंची थी कि ऐसा विश्व हो जहां सीकिंग बेगमपुरा, तो बेगमपुरा बने, जिस बेगमपुरा में सब लोग, सब तरह के लोग रहें और बहुत खुशहाली से सबको सारी चीजें मौजूद हो, कोई गरीब न रहे, कोई वंचित न रहे, कोई पिछड़ा ना रहे। तो ऐसे गेल को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको आदरांजलि अर्पित
करने के बाद आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें गेल का भी बहुत दिल था कि इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहे। तो ये आज का कार्यक्रम हम गेल को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, है ना कोमल, सायली और अश्विनी? आज हम गेल को ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं। तो थिएटर ऑफ रिलेवेंस को का एक नारा तो सबका है ही, आपका भी माइक खोल दो, हम कहेंगे हम है, हम है। बिल्कुल। तो हम है वाला ये जो नारा है कि हम है, हमारी मौजूदगी है, हमारा अस्तित्व है, हमारी अस्मिताएं हैं, और ये अस्तित्व और अस्मिताओं की लड़ाई में आज हम लेकर आने वाले हैं कि आप तो थिएटर ऑफ रिलेवेंस को मैं हमेशा लेकर आती हूँ, हालांकि वो मेरा श्रेय है ही कि मैं बहुजन संवाद में भी लेकर आई हूँ, और इतना ही नहीं तो मेरा जो शो है लता बीएम शो, उसमें भी लेकर आती हूँ। तो महिलाओं के मासिक चक्र को लेकर आप 7 सालों से काम कर रही हो। हालांकि लोगों को ये मालूम है कि अक्षय कुमार की पैडमैन आकर गई, लोगों को ये मालूम है अभी कि बहुत सारे आदमी जो है वो बोलने लगे हैं इस विषय पर। ये चुप्पी टूटी है हमारे देश में, और इस चुप्पी तोड़ने के लिए जिन्होंने अगुवाई की, वैसे तमिलनाडु के जो डॉक्टर है उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां लोगों के सामने है और इसके बारे में बातचीत की जाती है। लेकिन क्या सचमुच चुप्पियां टूटी है? आपने वो देखा है, आप इसकी प्रस्तुति करते हो, और मासिक चक्र को लेकर जो टैबूज है लोगों के दिमाग में, वो टैबूज क्या क्या है जैसे ही। लेकिन मैंने एक बहुत खूबसूरत बात देखी, मैंने एक खूबसूरत बात ये देखी, जब मैं हैदराबाद में थी तब मैंने देखा कि जितनी लड़कियों को जब मासिक चक्र शुरू होता है तब उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया धजाया तो जाता ही है, लेकिन वो उत्सव मूर्ति होती है उस दिन, उस घर में उसका रुतबा बढ़ता है, और ये मातृसत्ता क्या, मातृ प्रधानता के अवशेष होंगे। लेकिन ये तेलंगाना में जब मैंने देखा तो वो एक फेस्टिवल के तरीके से किया जाता है, और उस दिन मामा का बहुत महत्व होता है, और मामा उसको साड़ी प्रदान करता है और सारी चीजें, और बड़ी होने की खुशी मनाते हैं वो लोग, और वो सृजन के उत्सव के रूप में लेते हैं। लेकिन इसका एक थोड़ा सा जो ये है कॉर्नर है, वो जरा थोड़ा सा खेदजनक है। वो ये है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हुआ तो क्या वो गलत बात है? तो सृजन और सृजनता के साथ साथ स्त्री और पुरुष मिलन के भी जो अवसर है, वो अवसर प्रकृति प्रदान करती है, और वो एक बहुत ही अलग तरीके का अनवट जिसको कहेंगे, अनोखा जिसको कहेंगे, इस तरीके का आविष्कार स्त्रियों के शरीर में है। पुरुषों के शरीर में अलग है, लेकिन स्त्रियों के शरीर में होने वाला यह आविष्कार जो है, जिसको भारत में मलिन या अछूत या अस्पृश्य तरीके से देखा गया बहुत सारे हिस्सों में, इसलिए पहले मैं पॉजिटिव नोट पे शुरू किया कि तेलंगाना में मैंने ऐसा देखा है। और मैं बता दूं कि इसी से जुड़ा हुआ है लड़कियों का जन्म, लड़कियों के बारे में देखने की सारी नजरें। तो इसको लेकर जब आप काम करने लगी, और मंजुल भारद्वाज जैसे एक पुरुष ने ये नाटक लिखने की कोशिश की, और ये कोशिश ही नहीं, इसको लाया रंगमंच पर, चिंतन के द्वारा लाया। ये चिंतन जब होता था तो ये प्रोसेसेस कैसी थी, ये समझने की कोशिश भी हम करेंगे आपसे, और आप इसको बताना भी शुरू कीजिए इसी से कि कैसे ये दिमाग में आया और क्यों आया। क्या इसके पहले एक थोड़ी सी और पृष्ठभूमि बता दूं कि जब 1975 में स्त्रियों का आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहला नारा था पर्सनल इज पॉलिटिकल, और पर्सनल इज पॉलिटिकल नारे में सबसे बड़ा जो मुद्दा निकला वो था आवर बॉडीज आवर सेल्स, हमारा शरीर हमारा अधिकार। तो हमारे शरीर को जानने का हमारा अधिकार है। तो बहुत गाने निकले, बहुत से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत से स्लाइड शोज बने, बहुत सी किताबें बनाई,
कुछ नाटकों में इसका प्रयोग किया, लेकिन एक स्वतंत्र नाटक के रूप में थिएटर ऑफ रिलेवेंस जिस तरीके से लेकर आया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सबको, क्योंकि इसकी ज़रूरत शायद भारत में और 100 साल चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई तालिबानी प्रवृत्तियाँ कम नहीं है। तो थिएटर ऑफ रिलेवेंस का स्वागत करते हुए आप में से जो भी पहले बोलना चाहे, तो अश्विनी, कोमल, साइली, आप शुरुआत में मुझे ये बताइए कि इस तरीके की आइडिया मंजूर जी के दिमाग में कैसे आई और आप लोगों ने उसका चिंतन कैसे किया और रंग चिंतन तक कैसे पहुंचे। जी बिल्कुल, धन्यवाद लता जी। हम है जी, हम ये विषय जो मासिक धर्म का विषय है, ये हमेशा हम बोलते हैं, उसके साथ बात करते हैं, लेकिन जब ये विषय नाटक के स्वरूप में थिएटर ऑफ रेलेवेंस में आया, उसकी शुरुआत हुई, तो ये बता दूं कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस प्रक्रिया या मंजूर सर जिन्होंने ये इनिशिएट किया है, वो हमेशा ऐसे विषयों पर ध्यान लेके जाते हैं जिस विषय पे इजी से नहीं, अच्छे मतलब नहीं बोल सकते, तो ऐसे विषय को पकड़ने की शुरुआत थिएटर ऑफ रेलेवेंस में हमेशा होती है। फिर वो कौन सा भी विषय हो, फिर वो महिलाओं का मासिक धर्म हो, महिलाओं के अधिकार हो, या कोई ऐसा विषय जिस विषय पे समाज खुलेआम बोल नहीं पाता हो। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस हमेशा ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक रंगमंच देता है कि ऐसे विषय पे हम खुलेआम विचार करके चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से वो पहल करते हैं कि हम वो विषय आप प्रेक्षकों के सामने, दर्शकों के सामने प्रदान करते, अभिव्यक्त करते हैं, और दर्शक उसका प्रतिसाद देते हैं, और ऐसे विषय पे वो खुलेआम चर्चा करने शुरू करते हैं। तो ऐसे ही शुरुआत हुई माय नेम इज स्माइली, आई एम अ गर्ल इस नाटक की। इस नाटक का नाम है जो मासिक धर्म और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत खुलेआम से बात करता है, और ये बहुत मेरे नजदीक है क्योंकि मेरा नाम स्माइली है इस प्रोसेस में। तो स्माइली, और आजकल तो सब लोगों को स्माइली मालूम है गूगल के द्वारा, लेकिन मैं आपका स्वागत करती हूँ स्माइली। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो स्माइल यानी जो भी चीजें हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, उसको स्माइल के तौर पे ही लेना चाहिए, ये बात आ जाती है। तो आगे बताइए कि किस तरीके से आपने ये इस नाटक का नाम इंग्लिश में है, तो उसका कोई आपको लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये नाटक कौन सी भाषा में है, क्या है? जी बिल्कुल, थिएटर ऑफ रेलेवेंस में नाटक की भाषा, मतलब कोई भाषा, नाटक की एक अलग भाषा होती है, भाषा बैरियर नहीं बनती। तो वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, मराठी हो, कौन सी भी भाषा हो, नाटक की एक भाषा है स्पर्श। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस का हर नाटक वो स्पर्श करता है, वो इंसानियत का स्पर्श करता है जो हर इंसान को समझ में आता है। तो ये बैरियर कभी नहीं आया, या किसी ने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी भाषा का नाटक है, क्योंकि हम जब वो अभिव्यक्त करते हैं, रंगमंच पे आते हैं, तो हम कौन सी भी भाषा में बात करें, हाँ भाषा एक माध्यम है समझने के लिए, लेकिन जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो समझ में आता है। इसका नाम इंग्लिश में है, लेकिन हाँ ये नाटक बहुभाषिक है, जिसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में हमने बात की है, अभिव्यक्त किया है। और इस नाटक से जुड़ी एक कथा ऐसी भी है कि जब ये नाटक शुरुआत हुई, इसका मंचन करना है, इसकी बात चली, तो मेरा खुद का अनुभव भी आया, क्योंकि हमेशा थिएटर ऑफ रेलेवेंस ने कलाकार के स्व अनुभव को हमेशा अभिव्यक्त करने के लिए रखा है, प्लेटफॉर्म पे रखा है, उस अनुभव को प्रक्रिया में लाया है। क्योंकि मैं भी इसी समाज में से हूँ, और इसी समाज में जो सवाल आते हैं, इसी समाज में मैं जो अनुभव करती हूँ, और उसको विचार करके, उस पे एक विश्लेषण करके मुझे समाज के सामने लाना है। तो वैसे ही जब मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ, मेरा मासिक धर्म शुरू हुआ,
तो मुझे क्या अनुभव आया था, और एक ऐसे ही रिहर्सल्स कर रहे थे, तालीम कर रहे थे नाटक की, और मैं मासिक धर्म में थी, तो मेरा वही था कि मेरा पेट दर्द हो रहा है या मैं मासिक धर्म में हूँ। सर ने एक ही बात मुझे बताई या पूछी, इतने साल हो गए, हर महीने में ये मासिक धर्म है, अभी तक इसकी आदत आपको लगी है क्या? या ये आदत कहाँ से लगी है, सिर्फ शारीरिक या मानसिक में आपने वो, क्या है आपके मन में कि ये मासिक धर्म क्या है, और ये मेरे लिए एक बोझ है, एक त्रासदी है, या ये सृजन उत्सव है? ये सवाल पूछने के बाद जब ये सर ने मुझे सवाल पूछा, मैं बहुत विचार मनन करने लगी कि सच में मैं इसको क्या समझती हूँ और ये क्या है। और तभी वो रिहर्सल और तालीम की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके ऊपर एक एक परतें खुलती गई कि ये मासिक धर्म का देखने का नजरिया का क्या है समाज में, एक औरत उसको क्या देखती है, एक पुरुष उसे कैसे देखता है, और ये पितृसत्ताक समाज ने उसको क्या किया है, ये सब परतें खुलती गई। तो तब तक आपको मालूम था कि शरीर कैसा होता है स्त्री का, और स्त्री के शरीर में सृजन तो कह देते हैं, तो बच्चा होना यही उसको लेकर एक पूरा गरिमा या ग्लोरिफिकेशन कर लिया था, उदात्तीकरण कर लिया था। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अवयव है इस शरीर में, और हमारी पूरी ग्रंथियों से सारा जुड़ा हुआ है। हमारी सारी थायराइड की ग्रंथियां और हमारा शरीर और हमारा गर्भ, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा है। ऐसा कुछ सब पता था, यानी मुझे पता नहीं था जब तक मैंने आंदोलन में भी इस तरीके से, जब मैं 21 साल की जब हुई, और तब आंदोलन में अवर बॉडीज अवर सेल्स जैसी मुहिम चली, अभियान चला, तो हमने हमारे शरीर के बारे में समझना, स्त्रियों ने भी और पुरुषों ने भी समझना शुरू किया। तो आपको कैसे अनुभव हुआ? जी बिल्कुल, कि हमें वो सूचना होती है, जैसे कि स्कूल में हो, पिक्चरों में हो, सीरियल में हो, जो आधा ज्ञान दिया जाता है, या उसका एक टैबूज बनाया जाता है, और जिससे वो और बिगड़ता जाता है, वो समझ बिगड़ती जाती है, जो पिक्चरों में या सिनेमा में। जी बिल्कुल, गलत ज्ञान भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, वो गलत ज्ञान दिया जाता है, और वो जो गलत ज्ञान है वो लेके मैं भी आई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वही समाज से हूँ, तो मैं भी लेके आई थी। लेकिन हाँ, इस नाटक की वजह से वो दृष्टि बदली। जैसे थिएटर ऑफ रेलेवेंस में बहुत सारे नाटक है जो महिलाओं के विषय के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं औरत हूँ, छेड़छाड़ क्यों, न्याय के भंवर में भंवरी, ये संवाद एक पहल, हुंकार, और ये माय नेम इज स्माइली आई एम अ गर्ल। सो ऐसे सैकड़ों नाटक है, सर ने लेख लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, तो ये बहुत सारी बात करते हैं। और इस नाटक के वजह से फिर वो जो एक दृष्टि मिलती गई कि एक स्त्री का शरीर देखने की एक दृष्टि है, एक नजरिया है, खुद के शरीर को जानने का एक नजरिया है। स्कूल कॉलेज से आपको एक मेडिकल या कुछ हमारे अवयव के बारे में पता चलता है, वो सूचना मिलती है, लेकिन उस सूचना को विश्लेषित नहीं करते, उसको दृष्टि नहीं मिलती, जो दृष्टि ये थिएटर ऑफ रिलेवेंस की प्रक्रिया से मुझे मिली। क्योंकि जब मैंने छेड़छाड़ क्यों ये नाटक किया, उसके पहले मुझे एक स्त्री होने का अभिमान नहीं था, जो ये नाटक की प्रक्रिया ने दिया। क्योंकि मैंने उस नाटक के पहले कभी मैंने खुद को इंसान नहीं माना था, मैं केवल अपने आप को एक महिला के रूप में देख रही थी। तो ये स्कूल कॉलेज में ये सूचना देते हैं, लेकिन वो सूचना सिर्फ सूचना बन के रह जाती है, जो दिमाग से शरीर तक नहीं उतरती। तो फिर बताइए कि कैसे आपको मासिक धर्म के बारे में जो है रोज, यानी हर महीने
4 दिन आने वाली 5वें दिन आपको शुभ होना है, फिर आपको 4 दिन जो है उसके कारण अंदरूनी थोड़ा-सा मानसिक, शारीरिक ये तो तकलीफ़ें हैं ही। कुछ महिलाएँ कह देती है कि उसमें तकलीफ़ तो क्या आपको तकलीफ होती है, वो तकलीफ तो होती है सबको, क्यों इस तरीके से आप ज्यादा नाटक करती हो। तो वैसे समय पे गुस्सा भी आ जाता है और ऐसे समय पे हम लोगों को जो लगता है वो व्यक्त करने की जगह नहीं होती है या फिर उनको अलग रखा जाता है। तो ऐसे समय पे आप किस तरीके से उसको खुद को उन्होंने नाटक में आपने कैसे लाया इन सारी चीजों को, या जो समाज इसको देखता है आधे ज्ञान के रूप में भी, अछूत मानकर भी, या फिर कह देता है कि अचार को मत छुओ क्योंकि अचार खराब हो जाएगा, है ना, पापड़ मत बनाओ क्योंकि पापड़ खराब हो जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा अवैज्ञानिक तरीके से पूरा मासिक चक्र को देखा जाता है, जो बिल्कुल पूरा का पूरा वैज्ञानिक और शारीरिक है, भौतिक है पूरा, इसके बावजूद भी ऐसे होता है। तो आप कैसे इस नाटक में ये सारी चीजों को आपने रखा है, तो बताइए। मंजू जी कह रहे हैं कि थिएटर ऑफ रिलेवेंस के कलाकारों को बहुत बधाई, और बहुजन संवाद ने अत्यंत संवेदनशील और मानवता अधिकार वाले विषय पर विमर्श रखा है, इसलिए बहुत अच्छा है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए कि क्या लगा आपको। हाँ, ये नाटक ने सबसे पहले मुझे ये ताकत और ये विश्वास दिया कि एक महिला होने के नाते मेरे अंदर जो सृजन प्रक्रिया है, जो पीरियड्स मुझे आते हैं, उसे सेलिब्रेट करना है, उसे एक सृजन उत्सव के दृष्टि से देखना है। और जब सृजन उत्सव की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो मुझे प्रकृति ने दी है, और जहां प्रकृति मुझे ये ताकत, ये विश्वास, ये निर्माण की प्रक्रिया मेरे अंदर देती है, तो मैं कैसे अलग हूँ, ये दृष्टि मुझे इस नाटक से मिली जो इसके पहले नहीं थी। जैसे समाज में एक मानसिकता है या एक देखने का नजरिया है इस पीरियड्स को देखने के लिए या मासिक चक्र को देखने के लिए, वैसा मेरा भी था। पर जैसे मैंने इस नाटक में काम किया या थिएटर ऑफ रेलेवेंस के नाटकों में काम किया, इंसानी दृष्टि से खुद को देखा, तो वो एक एक हटता चला गया और वो दृष्टि स्पष्ट होती गई। जैसे आज भी हम समाज में देख रहे हैं कि महिला के मासिक चक्र पर क्यों इतना आपत्ति है, या क्यों ऐसे फुसफुसाहट में बात होती है, या जैसे आपने भी कहा कि अछूत माना जाता है या ऐसे पाप की दृष्टि से देखा जाता है। तो दरअसल ये सारा जो जितना भी महिलाओं के प्रजनन के विषय को लेकर है या प्रजनन अंगों के विषय को लेकर है, उस पर पूरी पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था खड़ी है और वो डरती है, क्योंकि प्रजनन का अधिकार जो महिला को उसको बया किया या उसको मिला, तो उनको लगता है कि क्या हो जाएगा, हमारे संस्कृति का हनन हो जाएगा। और वैसे ही जब हमने इस नाटक में या मंजुल सर ने इस नाटक में लिखा, तो उसका आशय यही था कि पितृसत्तात्मक जो विचार है या मानसिकता है उस पर प्रहार करना, जो महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखती है, जो उसको निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखती है, समानता के अधिकार से वंचित रखती है, अपने शरीर को जानने के अधिकार से वंचित रखती है, और जो सृजन प्रक्रिया है जिससे वो अपने निर्माण या अपने आनंद का भाग समझे, उसे वो बोझ जानबूझकर समझे, ये उसका कंडीशनिंग करती है। तो पितृसत्तात्मक समाज को हम इस नाटक के जरिए बताते हैं, जो मर्द मानसिकता है जो पितृसत्ताक समाज में पनपती है, उनको हम ये हर बार बताते हैं कि आपकी माँ आपकी जिस जननी ने आपको जन्म दिया, उसके अंदर अगर ये मासिक चक्र ना हो, जो अंडाणु ना जन्म ले, तो आपका जन्म नहीं होता। तो ये उसका जरिया है जहां से आपका जन्म हुआ है, और ये प्रकृति की देन है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, और प्रकृति पाप पुण्य से परे है, छूत अछूत से परे है, ये एक निर्माण की प्रक्रिया है। बहुत खूबसूरत, ये निर्माण की प्रक्रिया है, रचना की प्रक्रिया है, और प्रकृति जिस तरीके से इसको देखा है प्रकृति ने, वो हमारे बीच में सारे प्राणियों में भी दिखता है, पशुओं में दिखता है, पंछियों में दिखता है, ये सारे प्रकृति के झाड़ों में, पेड़ों में, सब जगह दिखता है, कृमियों में दिखता है, कीटकों में दिखता है। लेकिन जब मनुष्य की बात आ जाती है, तब महिलाओं के इस राव को लेकर इतनी गलत फहमियां
और इतने अलग अलग बातें इसलिए भी रची गई है, बिल्कुल बात सच है कि पितृसत्ता का इसमें सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ी भूमिका है। और पितृसत्ता चाहती है कि अगर स्त्रियों के शरीर पर नियंत्रण हो तो उनके योनि पर नियंत्रण हो। योनि पर नियंत्रण है, अगर प्रजनन संस्था पर नियंत्रण है तो फिर बच्चों पर नियंत्रण है, बच्चों पर नियंत्रण है तो फिर अपने पूरे के पूरे एक वंश पर नियंत्रण है, वंश पर नियंत्रण है तो वंश वृक्ष पर नियंत्रण है। और इसलिए केवल पिता का नाम चलेगा, इस तरीके से है। उस सृजन में भी चुना जाता है केवल बेटे का जन्म, और बेटी का जन्म नहीं चुना जाता है। तो इससे सारी बातें जुड़ी हुई, बहुत खूबसूरती से रखा है। अब इस पितृसत्ता को आपने मासिक चक्र को लेकर किस तरीके से बातें सामने रखी, क्या था, गानों के जरिए रखा, कैसे रखा, कुछ डायलॉग्स होंगे उसके, और कैसे रखा आपने ये बात, लोगों के सामने कैसे रखी ये बात? जी, इसमें सबसे पहले तो हम जब चैतन्य अभ्यास करते हैं तब हमारा एक अभ्यास है जिसमें एक गाना है, दुगड़ी 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 धक। यानी ये हमारा एक सेलिब्रेशन का गाना है जो खुद मंजुल सर के दो जो सृजना है रूहानी सुहानी, उन्होंने ये दिया है। तो ये गाने से शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम हर अपने लड़की होने के हर अधिकार को, यानी उसका जन्म लेने का अधिकार, उसका घर निवारा, पौष्टिक आहार, उसकी शिक्षा, सुरक्षा, उसका मनोरंजन का अधिकार, उसका स्वास्थ्य यानी मासिक पीरियड, ये सारे अधिकारों को सेलिब्रेट करने का ये मोड शुरू होता है। और धीरे धीरे अपने कलाकार मतलब व्यक्ति के जीवन में हमने जो प्रसंग, हमने जो घटनाएं हमारे जीवन में महसूस की है या जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई हैं, उन्हें हम मंच पर प्रस्तुत करते हैं और वहां से लर्निंग लेकर आते हैं कि यस, आई एम अ गर्ल एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ गर्ल। सो इसलिए इसका नाम है यस माय नेम इज स्माइली एंड आई एम अ गर्ल। और मेरे लिए ये नाटक, जब मैं बोलती हूँ कि माय नेम इज स्माइली एंड आई एम अ गर्ल, स्माइली का अर्थ ही है स्वीकार्यता, मेरे अपने होने की, एक लड़की होने की स्वीकार्यता, एक लड़की से पर एक इंसान होने की स्वीकार्यता। और प्रकृति ने जो मुझे ये भेंट दी है कि मैं केवल एक लड़की नहीं, एक सृजनकार हूँ, मुझ में सृजना करने की ताकत है। तो मैं उस सृजन उत्सव को बहुत कलात्मक रूप से सेलिब्रेट करती हूँ इस नाटक के जरिए। आप जब बोल रही हो तो मुझे सबसे पहला हमारा एक स्लाइड शो याद आ रहा है जो नीला भागवत जी ने उसमें गीत गाए थे, और चंदिता मुखर्जी और अंजलि मोंटेरो, इन्होंने वो तैयार किया था, कहानी नहाणाची नाम का था। और फिर बहुत सारे एग्जीबिशंस बने, और इतना ही नहीं तो अलग अलग जगह, जैसे अजमेर महिला समूह ने पूरे शरीर को लेकर चित्र बनाए और माहवारी को लेकर उसका पूरा एक विश्लेषण देते हुए लोगों को छोटे छोटे चित्रों से बताते हुए महिलाएं अपने शरीर के बारे में बोलने लगी, अपने कष्ट के बारे में बोलने लगी, अपने आनंद के बारे में बोलने लगी। और ये जैसे आप कह रही हो उस तरीके से अपने शरीर को देखने की जो घृणा धर्मों ने तैयार की थी, पितृसत्ता ने तैयार की थी, जाति व्यवस्था ने तैयार की थी, उसको तोड़ने का एक काम इसमें चला। और ये जो जनस्वास्थ्य आंदोलन है, जन स्वास्थ्य आंदोलन में भी सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रकृति और सेहत को लेकर जो बातें उठी वो बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसमें मैं नाम अगर गिन दूं तो डॉक्टर रानी बंग का नाम है, डॉक्टर कामाक्षी भाटे का नाम है, चैनिका शाह है, डॉक्टर चैनिका शाह, डॉक्टर स्वाति झा, ये सारे लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरती से किताबें लाई बाहर। और मल्लिका विरदी या इंदिरा पंचोली, इनका आरती का, इनका जो ग्रुप है, उन्होंने भी ये सारी किताबें लाई। लेकिन ये सारी किताबों में जो था या चित्रों में जो था, और आप जब वो रंगमंच में करते हैं तो इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि स्लाइड्स में आना, उसमें होना, तो फिर भी एक जगह होती है एक दूसरे के साथ बैठ के सिमट के बात करें, और रंगमंच तो खुला होता है। और मंच पर जब आप बात करते हो तो आप तो लोगों को स्पेस देते हो
तब आपका अनुभव कैसे रहा? क्योंकि ये रूबरू होता है, और आप तो अभी तो कोरोना पीरियड आया, लेकिन आपने तो 7 साल रूबरू संवाद किया है, तो ये रूबरू बातें, प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं कैसे मिलती गई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कला ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, ये मंजूर सर हमेशा कहते हैं। और नाट्य कला मतलब थिएटर ऑफ रेलेवेंस जब अपना नाटक रंगमंच पे सादर करता है, तो ये केवल एक मैसेज या ये देने का काम नहीं, तो वो विचारों पर प्रहार भी करता है। और प्रहार इसलिए क्योंकि वो सकारात्मक परिवर्तन की ओर दर्शकों को लेके जाता है। और वैसे ही इस नाटक की जब प्रस्तुति हुई, मंचन हुआ, तो इसके एक तो थे कि पहले हमने हमारी मानसिकता तोड़ी, फिर उसके बाद हमने हमारे परिवार की मानसिकता तोड़ी, और उसके बाद हमने रंगमंच पे ये अभिव्यक्त किया। तो रंगमंच पे जब हम अभिव्यक्त कर रहे थे, तो जब एक एक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, मासिक धर्म के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं के अवयव के बारे में बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से प्रेक्षकों में जो महिलाएं थी या लड़कियां थी, बच्ची थी, छोटे छोटे बच्चियां थी, तो उनमें खुसफुसाहट शुरू हो गई थी, हंसी आ रही थी, क्योंकि इस बात को इस खुलेआम से स्वीकार करना भी उनके लिए कठिन हो रहा था, और उसका प्रतिसाद वो हंस के दे रही थी, मतलब एक खुसफुसाहट से दे रही थी। लेकिन हमें वो समझ में आ रहा था कि ये स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। और जब नाटक शुरू हुआ और अपने अंत तक आया, तब एक लड़की उठ के हमारे पास आई। मतलब थिएटर ऑफ रेलेवेंस में हमेशा कलाकार जब नाटक प्रस्तुत करता है, उसके बाद दर्शक उस नाटक को प्रस्तुत करते हैं, दूसरा अंक दर्शक करते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एक लड़की उठ के आई जो 7th स्टैंडर्ड में थी, और उसने ये बात कही कि ऐसी बात जो मासिक धर्म की बात है, जो मैं अपने बाजू में बैठने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड से कभी शेयर नहीं कर पाती, आज मैं खुलेआम 400 लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस नाटक से वो सीखा है। तो वो सबसे बड़ी बात थी कि जिस बारे में वो शेयर नहीं कर रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, नाटक उसका जरिया बना, एक माध्यम बना। एक प्रेक्षक थी जो पेरेंट थी, वो भी आई थी, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपने बच्चों के साथ ये बात करना चाहते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में वैसा खुलापन नहीं है कि हम अचानक से बच्चों के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं, अपने ही शरीर के बारे में बता सकते हैं। लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी वो नाटक देख रहे हैं, तो उनके पास फिर से एक जरिया बना कि उस नाटक में जो दिखाया था उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो मासिक धर्म के बारे में बोला था, जो अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो एक नाटक जरिया बना। ये प्रेक्षकों ने प्रतिसाद दिया। और साइली, आपको कुछ बताना चाहती? जी, एक अनुभव ऐसा भी रहा कि हमने इस नाटक में पौष्टिक अन्न या अच्छा खाना मेरा अधिकार है, ये अधिकार जी। और अभी हम जिस कल्चर में रह रहे हैं या आधुनिकता के और बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों में या लड़कों में ये मानसिकता है कि मुझे 6 पैक वाली बॉडी चाहिए या लड़कियों को 0 फिगर वाली बॉडी चाहिए, तो वो देखते हैं। पर ये नाटक उसे भी नकारता है, उस पर भी प्रहार करता है। क्या स्वस्थ शरीर सुंदरता की निशानी नहीं है? या स्वस्थ दिखना, अच्छा खाना खाना ये सुंदरता की निशानी नहीं है? तो हमने उस नाटक में ये रखा है कि आपके बॉडी को जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जिस खाने की जरूरत है, वो सब आपके लिए आवश्यक है, और मासिक धर्म के वक्त वो बहुत आवश्यक है। तो एक पेरेंट ने आकर मुझे कहा कि ये बहुत बहुत उम्दा मुद्दा आपने उठाया इस नाटक में, क्योंकि हमारे भारत में हम देख रहे हैं आज भी
कई महिलाएं जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, एनीमेटिक होती है, उनमें बहुत इश्यूज होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो मतलब जैसे नर्चर करते हैं बच्ची को या लड़के को, वहां से ही ये उसका क्या कह सकते हैं आधार है। तो आपने इस बात को रखकर बहुत बहुत अच्छा किया कि जंक फूड को बाजू में रखा और प्रोटीन्स और अच्छे खाने को इस नाटक में दिखाया, जो हमारे बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये उन्होंने कहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रतिनो, हाँ हाँ, आपको ये आपको ही सवाल आया है। उन्होंने कहा कि एक तो कहा है कि कुसुम त्रिपाठी जी कहती है कि लता, इन नायिकाओं से पूछना कि जब ये नाटक इस विषय पर खेलती है तो आप बता ही रहे हो प्रेक्षकों की प्रतिक्रियाएं क्या होती है, क्योंकि इस देश में इस विषय पर बोलना ही गुनाह है। यामिनी चौधरी जी कह रही है कि लता ये महत्वाचा विषय घेतला, अभिनंदन। कमलेश्वर डोडियार भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ते थे और क्लास मिस करके आपके जैसे नाटक देखते थे। दिल्ली के खासकर हिंदू कॉलेज और लेफ्ट गतिविधियों को आपने आज याद दिला दी। तो ये तो बहुत ये है कि सभी को अपनी अपनी जमाने की यादें आ रही कि इन विषयों पर किस तरीके से ज्यादा प्रगतिशील गुटों ने लोगों के सामने ये बात लाने की कोशिश की, जिसको आपने बरकरार रखा है थिएटर ऑफ रिलेवेंस के द्वारा। तो बिल्कुल बोलिए कोमल आप। जी, इस नाटक में हमारा और एक संवाद है कि ये संवाद है कि मैं मेरे मासिक धर्म के दौरान मुझे अपने आप को, मेरे स्कूल को, मेरे परिवार को और मेरे टीचर्स को और सोसाइटी को मेरे सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए उन्हें तैयार होना है। तो ये संवाद जब सुनकर एक टीचर हमसे बात करने आई और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आप गर्ल्स स्कूल में आकर आपने ये परफॉर्मेंस की है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये गर्ल्स स्कूल होकर भी कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर या मेंस्ट्रुएशन के ऊपर इतने ओपनली बात हम नहीं करते थे। जो इस नाटक ने हमें वो एम्पावर किया या हमें वो ताकत दी कि हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने कलीग्स के साथ वो ओपनली बात कर सके, इतनी उन्मुक्तता से आपने खुलेपन से इस रंगमंच पर रखा है। और उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू प्रेजेंट अ सेंसिटिव थॉट ऑन द स्टेज। मुझे ये भी सवाल पूछना है, जैसे कि जब 13 यानी 11 साल से ही एक थोड़ा अंदेशा होना शुरू होता है, कुछ लड़कियों को बहुत पहले ही मासिक स्राव शुरू हो जाता है, और ऐसे हालात में अगर सफेद ड्रेस हो या फिर फेंट स्कूल का यूनिफॉर्म हो, फेंट हो, और फिर वो 4 दिन जिस तरीके से, जैसे मेरा सफेद यूनिफॉर्म था तो मेरे स्कूल में जाते हुए मुझे वो 4 दिन ऐसे लगता था कि मुझे सारे लोग पीछे से देख ही रहे हैं। तो एक हमेशा ऐसा डर लगा रहता था कि किसी को पता न चले। ये पता न चले वाली जो भावना थी, वो भावना निकालना बहुत जरूरी है, और वो भावना अगर नहीं निकलेगी तो ये अप्राकृतिक, कुछ तो भयानक है। और फिर इस लड़की का एक दूसरे के साथ मिलना तो स्कूल में थोड़ी ना आचार वाली बात हो जाती है कि अभी अभी 4 दिन आप दूर, पढ़ाई तो करने जाना ही है, खेलना तो है ही। तो कितनी सारी लड़कियों का खेलना बंद हो जाता है मैदानों में, कितनी सारी लड़कियां, मैं सभी को पूछती हूँ कि आज जितनी लड़कियां मेडल ला रही है, तो उन्होंने मासिक स्राव के बारे में अगर सोचा होता और केवल खुद को घर में बंद करके रहती तो आज मीरा चानू, मेरी कोम या पीवी सिंधु या साइना या सानिया या फिर सारी जितनी भी आज वंदना कटियार, ये सारी महिलाएं हमारे लिए मेडल लाते हुए, खेलते हुए मैदानों में नहीं दिखती। तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। एक बहुत अच्छे से किस तरीके से उसकी सावधानी बरती जाए और कैसे अपने आप को ठीक से रखा जाए, अगर ये प्रशिक्षण मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये जो डर है, इसके बारे में आपने किस तरीके से हैंडल किया आपके नाटक में? जी बिल्कुल, मैं यही बात आगे बढ़ाना चाहती थी कि ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता समझने की बहुत आवश्यकता है। जो हमारे नाटक में
जैसे न्याय के भंवर में भंवरी, उस नाटक में भी बहुत स्पष्टता से वो बताया गया है कि मासिक धर्म को, यानी हमारे स्त्रियों के प्रजनन अधिकार को, उस प्रजनन अधिकार को छीनने का कुचक्र जो बना है, उस कुचक्र को, उस मानसिकता को, पितृसत्ताक समाज के मानसिकता को समझने की बहुत आवश्यकता है, और वो हर लड़की को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सारा खड़ा है कि जैसे बोला जाता है कि मासिक धर्म में आराम करने की बहुत जरूरत है, वो किसी अंश तक ठीक भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रोज के व्यवहार नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम वो खेल सकते हैं, हम बाहर घूमने जा सकते हैं, हम रोज के पूरे व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो भ्रम पैदा किया है कि किसी को स्पर्श नहीं करना है, उस सारी मानसिकता जो पितृसत्ताक समाज के इस पे खड़ी है, वो समझना हर लड़की को बहुत समझना बहुत जरूरी है, जो ये नाटक बात करता है। जैसे कि इसमें एक संवाद है कि मासिक धर्म ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी ताकत है। क्योंकि जब तक हम अपने मन में से, हमारे दिल में से, हमारे बुद्धि में से उसका वो जो मानसिकता ब्रेक नहीं कर, क्योंकि ये इजी नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है, क्योंकि मेरा इतने सालों से जो अनुभव है, मुझे ये बताया गया है कि इसमें भगवान की पूजा नहीं होती, ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता, ये जो बताया गया है उसको ब्रेक करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो मैंने ब्रेक किया है, और इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। जो महिलाओं में न्यूनगंड पैदा किया है, और वो न्यूनगंड ये नाटक नकारता है कि महिला का जन्म देने का जो अधिकार है, वो सामाजिक, वो अभिशाप नहीं, वो वरदान है। और उस न्यूनगंड को नकारते हुए हम ये बार बार कह रहे हैं इस नाटक में कि मेरा शरीर मेरा अधिकार है, मुझे वो जानने का, मुझे समझने का अधिकार है। और हम सारी महिलाओं को, जैसे आपने ये पूछा कि आप किस तरह से ये बात कर रहे हैं, तो नाटक के माध्यम से तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जैसे हमारे सहभागी है, जो नए नए सहभागी जुड़ते हैं, उनसे बात होती है, तो उनसे बात करते हुए भी हम हर एक परत खुलते जा रहे हैं। और ये समझ, जब वो नए सदस्य हमारे साथ आते हैं तो उनको ये समझ में आता है, क्योंकि नाटक करना यही हमारा, केवल नाटक करके छोड़ देना यही हमारा उद्देश्य नहीं है। तो वो बदलाव, वो परिवर्तन भी हमारा उद्देश्य है कि केवल मैं बदली हूँ, मैंने वो नजरिया बदला है, लेकिन मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका भी नजरिया बदल रहा है, मेरा परिवार का नजरिया बदल रहा है। क्योंकि ये अभी मेरे परिवार में भी मैं खुलेआम बात करती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरा लड़का है, उससे मैं ये बात करती हूँ। और वो उन दिनों में, उन 4 दिनों में मुझे पूछता है कि आप कैसे हो, आप ठीक हो। तो ये एक शुरुआत इस नाटक की वजह से मेरे दुनिया में, मेरे आयुष्य में। इस सवाल पे तो आने ही वाली थी मैं, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि हालांकि ये दोनों स्त्री पुरुषों का, दोनों का विषय है, प्रकृति और प्रकृति ने दोनों को बनाया है और दोनों को एक दूसरे के पूरक बनाया है। और इसलिए स्त्री के पास ये जो है ये बहुत अद्भुत, पहले तो ऐसे होता था, कहा जाता है कि जब आदिम काल में जब इंसान ने स्त्री का मासिक स्राव देखा तो उसको लगा कि इसके पास एक अद्भुत शक्ति है, और इसीलिए उसने उसको एक माँ के दर्जे से भी ज्यादा ऊपर ऐसे माना कि ये शायद देवी या कोई अद्भुत अलौकिक शक्ति वाली महिला है, यानी स्त्री है। और उसी के साथ साथ लेकिन जिसको एक गरिमा दी गई थी, उस देवी को अचानक जिस दिन पुरुष को पता चला कि मेरे बीज और स्त्री के जो अंडे को अंडाकोश में बनते हैं, उसका मिलन होने के बाद
बच्चा पैदा होता है तो स्त्री के अंडाकोश या स्त्री के स्राव को लेकर कोई भी बात नहीं उठी, मेरे बीज के कारण ही बच्चा पैदा होता है, इस तरीके का एक अहंकार उभर कर आया, और वो है पितृसत्ता। तो जब पुरुष आपका नाटक देखते हैं तब वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये 4 दिन के रक्तस्राव को लेकर के सारी जो दिमागों में गंदगी भरी हुई है वो पुरुषों के है। लेकिन मैं बता दूं, आप अनुभवों की भी बात करते हो, एक तो मेरे पापा बहुत संवेदनशील थे, तो हमारा किसी का भी पेट दुख गया है या कुछ भी, तो वो घर में काम भी करते थे और उस समय बोलते थे कि नहीं नहीं बहुत सी केयर लेनी चाहिए, या फिर ऐसी सारी चीजें नहीं माननी चाहिए, उनको अछूत नहीं रखना चाहिए। तो उस समय, यानी मेरा जन्म हुआ 1958 में, जब मुझे तो 14 साल की थी, तब सोचिए कि 1972 चल रहा था, तो 1972 में मेरे पापा ने सब चीजें बंद करवाई थी। मेरे माँ को कहा था कि इस तरीके से कोई भी अछूत या छुआछूत हमारे घर में मासिक चक्र के समय नहीं होगी। या फिर भाइयों का, जैसे आपका बेटा आपको पूछता है, केयर लेता है, तो भाइयों ने सैनिटरी नैपकिन्स लाकर देना बहनों को, या अपने हस्बैंड ने लाकर देना। इस तरीके की बातें क्या प्रेक्षकों ने या पुरुषों ने आपसे शेयर की? उनकी कोई इस तरीके के अनुभव आपको मिले? जी, इस नाटक का उद्देश्य पहले तो यही है कि पुरुषों का ये भ्रम टूटे कि जो वो समझते हैं कि जो प्रजनन प्रक्रिया है या जो ये मासिक चक्र की प्रक्रिया है, ये महिला को कमजोर बनाने की प्रक्रिया है, ये पहले तो उनका भ्रम टूटे। और इसी उद्देश्य को लेकर वो इस जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो प्रकृति की न्याय की प्रक्रिया है, समानता की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पुरुष समझे, ये उसका एक प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, कि महिला के प्रजनन अधिकारों को हनन करना या उसको नकारने का जो ये एक कुचक्र है, उसमें ये बात आती है। तो जी, पुरुषों का ये आता है बयान कि हमने आज तक हमारे ऊपर यही संस्कार हुए हैं, या बताया गया है, या समझाया गया है, क्योंकि हमारे देश में आज भी महिला दोयम नागरिकत्व पे है, जो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, उसका कोई ज्ञान भी है ये भी समझा नहीं जाता। ये बचपन से ही संस्कार पुरुषों पे होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब इस प्रक्रिया में शामिल होता हूँ तो मुझे वो बहुत स्पष्टता मिलती है कि कितनी संवेदनशीलता से इसे संभालना है और महिलाओं का सम्मान करना है। क्योंकि जो महिला अपने इस प्रजनन अधिकार या अपनी प्रजनन प्रक्रिया से निर्माण करती है, उसको सिर्फ सांत्वना देना इतना भाग नहीं, बल्कि उसका साथी बनना, उसके साथ उस प्रक्रिया में शामिल होना, वो मेरा हिस्सा है या वो मेरा अधिकार है। इस बात को हमने इस नाटक के जरिए पुरुषों में रखा है। और दूसरा ये भी एक अनुभव है कि जो महिलाओं का, जैसे आपने भी कहा कि औरतों का जो न्यूनगंड है महिला होने का, या जो डर आप कह रहे हैं, उसको भी ये नाटक नकारता है, उसको भी प्रहार करता है। क्योंकि जब तक हम ये स्वीकारेंगे नहीं, अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मेरे शरीर का एक अंग नहीं समझेंगे, तब तक ये डर रहेगा। तो ये मेरी भी मानसिकता पर प्रहार है, मुझे भी खंगोलना है, मुझे भी ब्रेक करना है और मुझे उठना है अपने आप से ऊपर। तो ये नाटक उस बात को रखता है। और डायलॉग बताइए ना, अगर कुछ इस तरीके का डायलॉग हो। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये शुरुआत भी हुई थी कि पुरुष होके मंजुल भारद्वाज, रंगचिंतक मंजुल भारद्वाज, इन्होंने ये नाटक लिखा और महिला होके हमने ये नाटक प्रस्तुत किया। लेकिन थिएटर ऑफ रेलेवेंस में ये प्रक्रिया बहुत होती है कि पुरुष और स्त्री ये बायोलॉजिकल तो हाँ हम हैं, लेकिन हम इंसान हैं। और जब इस दृष्टि से हम ये नाटक लिखते हैं और इस दृष्टि से हम परफॉर्म करते हैं, तो ये भेद वहां खत्म होता है। वहां हम इंसान बन के जीते हैं और हमारे जीवन में भी वही बात, वही विचार लेके हम आते हैं। तो ये बहुत है कि इंसान बन के हर बात को देखना, फिर वो स्त्रियों के बारे में है या पुरुषों के बारे में।
या इंसानियत की बात है। मासिक चक्र देखिए, बहुजन संवाद ने एक बहुत अच्छा घोषवाक्य आया है कि मासिक चक्र को देखने के लिए आपको इंसानियत की नजर चाहिए, और इंसान अगर हो आप, तो आप स्त्रियों को अभी देखो कितनी कैसी कैसी चीजें होती है कि किसी को निकाल दिया, या शबरीमला मंदिर में मासिक चक्र इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं, महालक्ष्मी मंदिर में आपका मासिक चक्र इसलिए प्रवेश नहीं, देवी के मंदिर में भी मंदिर महिलाओं को प्रवेश नहीं। उनको कहा जाता है कि कन्याकुमारी हो या कामाख्या देवी हो, उनके 4 दिन के लिए उनके दरवाजे बंद किए जाते। तो धर्म कैसा है कि उस समय भगवान के पास नहीं जाना है। भगवान ने बनाते समय ये सोचा ही नहीं कि अरे खून से निकल रहा है बच्चा तो भगवान खून से बच्चा निकाल रहा है, और ये खून को नकारते हुए भगवान को कह रहे कि आपको ये नहीं चलेगा। बहुत ही विडंबना और व्यंग है हमारे धर्म या संस्कृति या परंपराएं। तो इसको आपने किस तरीके से, कुछ डायलॉग के जरिए जरूर बताइएगा। जी, इस नाटक के कुछ संवाद है जो आप सबके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उसका संवाद ऐसा है, ये जैसे मैंने बोला नाटक बहुभाषिक है, तो मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में आएगा। पाळी म्हणजे काय ग? तुला पाळी नाही माहिती अजून? जाऊ दे ग, लहान आहे ती अजून. अशा रीतीने पाळी हा शब्द माझ्या कानावर पडला, तेही मैत्रिणींच्या माध्यमातून. पाळी म्हणजे काय हे त्यावेळी अजिबात कळलं नव्हतं. हा, पण काहीतरी गूढ होतं जे मला माहित नव्हतं. माझं ते वय होतं जाणून घेण्याचं, पण मला कोणीच कसं काही बोललं नाही. ना आई, ना मैत्रिणी, ना टीचर, ना बहीण. आणि एक दिवस मी आंघोळीला जात असताना मला कळलं की माझ्या पेटीकोटवर डाग लागलेत. मी खूप घाबरले. मी आईला दाखवलं. आई गालातल्या गालात हसली आणि म्हणाली, आंघोळ कर. त्यानंतरचे प्रत्येक महिन्यातले 4 दिवस खूप वेगळे असतात. प्रत्येक वेळी मैत्रिणीला हे विचारणं व्हायचं, अगं मागे डाग जर नाही ना लागला, जरा चेक कर ना. प्रसाद घ्यायचा नाही, देवळात जायचं नाही, याला शिवायचं नाही. स्त्रियांनाच का? हा सारखा प्रश्न पडायचा. मम्मी, खूप पोटात दुखतंय, आज मला शाळेत जायचंच नाही. पायात तर अजिबात ताकद नाही. असा संवाद प्रत्येक महिन्याला घडायला लागला. कधी आग, कधी इचिंग, कधी रॅशेस. खरंच महिन्यातले हे 4 दिवस सवयीचे कधी होतील? मेरा मासिक धर्म, मेरे पीरियड्स, ये कोई बीमारी नहीं है. ये मेरे शरीर में एक योग्य समय पर योग्य बदलाव की प्राकृतिक प्रक्रिया है. ये संस्कृति संस्कार पर धब्बा नहीं, उसके निर्माण की प्रक्रिया है. ये लोक लाज शर्म की नहीं, अपने संपूर्णता की निशानी है. ये छुपने छुपाने या डरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि साफ सफाई और अपने आप को सम्मानित करने की प्रक्रिया है. ये मेरे अंदर होने वाले परिवर्तन से भागने की नहीं, उससे सोचने, समझने, अपनाने और अपना हिस्सा बनाने की प्रक्रिया है. ये मेरे निश्चित उम्र तक मेरे जीवन की मासिक प्रक्रिया है. इसलिए मुझे अपने आप को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और लैंगिक बदलाव के लिए तैयार करना होगा. उसके लिए मुझे घबराने की कोई बात नहीं. मुझे योग्य और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है. उसके लिए स्वच्छ शौचालय और सैनिटरी नैपकिन्स मेरे लिए आवश्यक हैं. इस समय मेरे चिड़चिड़ेपन, मेरी घबराहट, दर्द से मुझे बाहर निकालने के लिए मुझे मेरे परिवार, स्कूल, समाज की
सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता है। ये कोई शर्म या हया की बात नहीं है। मेरे शरीर को जानना मेरा अधिकार है। उस समय मुझे कोने में ढकेल देने के बजाय मुझे सबका साथ और सबसे बात करने की आवश्यकता है। और मेरे उन 5 दिनों के लिए मेरे परिवार, स्कूल, कॉलेज और समाज को एक स्वास्थ्य तैयार करना होगा। ऐसे में मुझे भी हवस वाली अवस्था के बहुत जिम्मेदारी से स्वयं पर नियंत्रण रखना है और अपनी लैंगिक स्वतंत्रता और क्षमता का विशेष ध्यान रखना है। हमारी लैंगिक स्वतंत्रता के लिए संविधान ने हमें एक विशेष उम्र तय की है। तो मुझे घर बैठे मुफ्त में मिलने वाले बाजारू विज्ञापनों, टीवी सीरियलों या फिल्मों के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रखना है। Yes, I am a girl, blessed by nature to have a period, to have a menstrual cycle. My health Is my wealth. My health Is my wealth. सो ब्यूटीफुल, माई हेल्थ इज माई वेल्थ। और ये मासिक चक्र का मुद्दा सृजन के साथ साथ जो आरोग्य है, जो स्वास्थ्य है, उससे आपने जोड़ा, आपके लेखक ने, आपके रंग चिंतक ने जोड़ा और उसको ये बताया कि ये हमारी खुद की सोच और खुद को अपनाना और उसके ऊपर मेरा चॉइस होना जरूरी है। ये जो है मेरा चॉइस होने के लिए भी मुझे राह देखनी पड़ेगी 18 या 21 साल की, और फिर हमें अपने चॉइस के अनुसार भी जीना पड़ेगा। और इतना ही नहीं तो सृजन का भी चॉइस है। अगर बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, कितने नहीं चाहिए, ये पूरे नियंत्रण भी अपने ऊपर खुद को है, ये स्त्री को होना चाहिए। ये बात है, ये बहुत खूबसूरती से आपके नाटक में से व्यक्त हो रहा है। हमारे पास केवल अभी 4 मिनट है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। जैसे आज हम समाज में देख रहे हैं अभी के काल में कि जिस समाज में महिलाओं का दमन होता है, उसका शोषण होता है, उसका उत्पीड़न होता है, उसकी क्या अवस्था होती है। और ये एक उदाहरण आज विश्व के सामने है, अफगानिस्तान हम देख रहे हैं। तो हम इस हमारे नाटकों से, हमारे इस रंग चिंतन से, थिएटर ऑफ रेलेवेंस रंग चिंतन से हम दुनिया को, विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस समाज में महिला का सम्मान होता है, उसका आदर होता है, उसका शोषण नहीं होता बल्कि उसका अस्तित्व होता है, उसे अपने एक बराबरी के साथी का सम्मान मिलता है, वो समाज खुशहाल, बेहतर और सुंदर होता है। और यही थिएटर ऑफ रेलेवेंस का लक्ष्य है कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस का सबसे पहला सूत्र है कि हम अपने कला मंथन से, अपने कला प्रस्तुति से हम अपने विश्व को सुंदर, बेहतर और मानवीय बनाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर हम नया नाटक लेके आते हैं। और हर नाटक का उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है, हमारे अंदर जो एक इंसान है, उसको जगाना। हाँ, बहुत खूबसूरत। और ये सीरीज चलेगी, मैं दर्शकों को बता दूं, जिन्होंने फेसबुक यूजर करके नाम नहीं इधर आए हैं, उन्होंने अपने नाम डालिए। श्रीराम सेन जी जुड़े हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए के समान स्त्री और पुरुष, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वह मूर्ख लोग हैं कि उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है। पितृसत्ता जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पर महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है और ये भी प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसा वो लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारी चीजों पर बोलना पड़ेगा। हम स्त्रियां और मासिक चक्र को लेकर हुए अंधश्रद्धा को आज छुआ नहीं है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं
और इस सीरीज का ये होगा कि हम इस सीरीज में थिएटर ऑफ रिलेवेंस ने जो महिलाओं को लेकर जो नाटक किए हैं, इसमें इस नाटक को लेकर हम लेखक, पुरुष लेखक होने के नाते मंजुल जी ने किस तरीके से इसकी पहल की, इसका भी आगे जाकर इंटरव्यू करेंगे। और इस तरीके से जितने भी अलग अलग रंगभूमि पर भी हो रहे हैं उनको भी हम लोग न्योता देते हैं इस बहाने कि वो भी हमारे साथ जुड़े, और ताकि इस चर्चा में, इस विमर्श में एक बहुत बड़ा विस्तार भी हो। लेकिन ये पूरी सीरीज पहले तो थिएटर ऑफ रिलेवेंस के साथ करीबन 6 हफ्तों की एक सीरीज चलेगी, और आज का दिन जो है वो मुकर्रर कर देती हूँ मैं कि आज बुधवार है, तो हर बुधवार को क्यों नहीं आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ सब मिलकर हम लोग ये बातें रखते जाएं। और अगले बुधवार को अगर मंजुल जी जुड़ते हैं तो पुरुषों को भी ये समझ में आएगा कि एक पुरुष स्त्री के शरीर को समझने की उसकी प्रक्रिया क्या रही और किस तरीके का रंग चिंतन चला। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि हम है ये कहते हुए महिलाओं के मासिक चक्र को लेकर आज हमने केवल एक ऊपरी तौर पे बात रखी। आज हम अभी भी अंदर नहीं गए हैं उस विषय के, जो चीजें हैं जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की धारणाएं, गलतफहमियां और जो सवाल उठते हैं उसको लेकर बातें रखी। लेकिन जब सचमुच शरीर के अंगों के बारे में बात करते हैं, जब सचमुच इन प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तब क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझते हुए उसको ये हमारे यहाँ विज्ञान और विवेक और बुद्धि और खुद के शरीर को अपनाने की, जैसे कि आपके नाटक में कहा है, और संवेदनशीलता से इन विषयों को देखने की, और महिलाओं को उसके लिए अछूत न मानते हुए महिलाओं को एक इंसान के तौर पे देखने की प्रक्रिया, और स्त्री पुरुष ने दोनों ने एक दूसरे को एक इंसान के नाते अपनाने की प्रक्रिया को लेकर थिएटर ऑफ रिलेवेंस के इस नाटक को मैं शुभेच्छा देती हूँ। और आगे जाकर भी इस तरीके की एक पूरी सीरीज को हम लोग आपके पास लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी हमारे दर्शक जरूर इंतजार करेंगे। तो बहुजन संवाद की कड़ी में आप लोग जो जुड़े हैं, मैं मंजुल भारद्वाज जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, अश्विनी, कोमल और साइली, सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मिलते हैं। जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम। हम हैं